लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड एसोसिएशन के मास्टर हैरिस जो होते हैं, लॉर्ड हैरिस जो होते हैं, अपनी गलती को जान जाता है कि उन्होंने ज़ाओ बाई का नाम गलत बता दिया है और ऊपर से उनके पास उसकी पिक्चर भी नहीं है। तो मास्टर बादशाह उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर नाम के बारे में बात करने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं उसके पास के बारे में बात करने के लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि उसका पास क्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी स्वर्ड एसोसिएशन के हिसाब से मत घसीटना, उसे हिसाब में लेकर मत आना। मास्टर बादशाह यहाँ पर शुरुआत से स्टोरी सुनाने वाले हैं। वो उसे कहते हैं कि जब तुम सभी लोगों ने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो पिछले 300 साल से मैं इस माउंटेन रेंज के ऊपर रह रहा था ताकि मैं वहाँ पर अपनी कल्टिवेशन को बढ़ाकर एक स्वर्ड गार्ड बन सकूं। मैं माउंटेन के नीचे उतरा। माउंटेन के नीचे जब मैं उतर रहा था तो मैं बहुत ज्यादा पिए हुए था। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से मैं काफी ज्यादा टल्ली हो चुका था, लेकिन अभी मुझे थोड़ी बहुत होश बाकी थी। तो मैं जब वैसे नीचे की तरफ आगे बढ़ा तो मुझे वहाँ पर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। तो मैं जल्दी से वहाँ पर गया। पेड़ के नीचे एक बच्चा था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ बच्चा नहीं था, बल्कि उसके ऊपर काफी सारे इससे बने हुए एक ड्रैगन और एक फीनिक्स, वो दोनों ऊपर उड़ रहे थे। उस बच्चे को वहाँ पर शील्ड दे रहे थे अपनी फायर के साथ। उस बच्चे को वहाँ पर ठंड में गर्म कर रहे थे। उस बच्चे को देखकर काफी हैरान हुआ। मैंने अपनी आंखें मलने शुरू कर दी। मुझे लगा कि शायद मैं कुछ सपना देख रहा हूँ या मैं बहुत ज्यादा पी चुका हूँ, इसी वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि ये वाकई में सच है। इसके साथ ही वो फीनिक्स और ड्रैगन दोनों उसके सामने बुद्धा मास्टर बनकर खड़े हो जाते हैं। उस बच्चे को गार्ड कर रहे होते हैं। मैं इसे देखकर और भी घबरा जाता हूँ और इसी के साथ मैं वहीं पर बेहोश हो गया। तो वो कहता है कि जैसे मैं वहाँ पर बेहोश हो गया, इसी के साथ ही मुझे एक लड़की की आवाज आई। एक लड़की कहती है, स्वर्ड सेंट के बाद से ये बच्चा, इस बच्चे को तुम अपने पास रखोगे। इस बच्चे को मैं चाहती हूँ कि तुम बड़ा करो। जब सही वक्त आ जाएगा तब मैं इस बच्चे को तुमसे लेने के लिए वापस आऊंगी। मैं इस बच्चे को यहाँ से वापस ले जाऊंगी, लेकिन जब तक वक्त नहीं आता तब तक तुम इस बच्चे को पालोगे और तुम्हारे साथ ये बच्चा बड़ा होगा। आज के पास तुम्हारे पर भरोसा करके जा रही हूँ। और वो बच्चे को मेरे पास रखकर वहाँ से चली गई। तो बादशाह कहते हैं, इस तरह ये बच्चा मुझे मिला था, यानी कि ज़ाओ बाई कोई आम बच्चा नहीं है। उस दिन के बाद से मैंने पक्का फैसला कर लिया कि मैं पीना छोड़ दूंगा। पहले मुझे लगा कि ये सिर्फ और सिर्फ पीने की वजह से हुआ है। तो हैरिस उसे कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो अजीब सी जो चीजें जो कि इस बच्चे को गर्म कर रही थी, क्या तुमने वाकई में अपनी आंखों से देखा था, या फिर तुम्हारे पीने की वजह से तुम्हें वो हेलुसिनेशंस दिखाई दे रही थी? मास्टर बादशाह उसे कहते हैं, हाँ, उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कि मेरे बहुत ज्यादा टल्ली हो जाने की वजह से मुझे वो हेलुसिनेशंस दिखाई दे रही हूँ, लेकिन उस लड़की की आवाज मेरे कानों में अभी भी गूंजती है। लड़की ने जो बात की थी वो सारी की सारी बातें क्लियरली मेरे माइंड में अभी भी इनग्रेव्ड है। मैं उन बातों को दोहरा सकता हूँ। पिछले कई सालों से मैं उस लड़की का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि ज़ाओ बाई तो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, अब काफी स्ट्रॉन्ग भी हो चुका है। वो लड़की कब यहाँ पर वापस आएगी और ज़ाओ बाई को अपने साथ लेकर चली जाएगी। ज़ाओ बाई पिछले 10 साल से माउंटेन से नीचे नहीं उतरा, वो माउंटेन के ऊपर ही रहा, मेरे साथ वहीं पर प्रैक्टिस करता रहा। मैंने हमेशा उसे सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग के ऊपर ही कंसंट्रेट करने का बोला था। इसी वजह से वो कभी माउंटेन के नीचे की चीजों के बारे में उसने सोचा भी नहीं। और अब जबकि वो माउंटेन के नीचे आ चुका है, उसकी पावर भी मुझसे बढ़ चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब माउंटेन के ऊपर उसके लिए कुछ भी नहीं बचा। अब उसे माउंटेन के नीचे आना है। मैं उसे कुछ भी सिखा नहीं सकता, इसी वजह से मैं उसे अब दूर भाग रहा हूँ। लगता है कि अब इन आसपास के शहरों और गाँव में जाकर वो अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा बढ़ा सकता है, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकता है, जहाँ पर उसे काफी अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। मास्टर बादशाह लॉर्ड हैरिस से कहते हैं, लॉर्ड हैरिस, स्टूडेंट इस वक्त स्वर्ड गार्ड के 10th लेवल पर है, यानी पीक पर है, और बहुत ही जल्दी हो सकता है कि अगला ब्रेक थ्रू भी कंप्लीट कर ले, यानी कि इस दुनिया में यूलैंड कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन चुका है। लेकिन तुम्हारे जैसा चालाक इंसान उसको अपनी बात में फंसा सकता है, यानी कि तुम्हारी मक्कारी के आगे वो कुछ नहीं है। वो एक बहुत ही मासूम सा बच्चा है। इसलिए मैं चाहता हूँ ज़ाओ बाई अगर यहाँ पर आए तो उसे यहाँ से वापस भेज देना। तब तक कि मैं उस औरत को ज़ाओ बाई वापस नहीं कर देता, तब तक तुम में से कोई भी ज़ाओ बाई के ऊपर हाथ नहीं डालेगा। लॉर्ड हैरिस उसे कहते, तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें कोई मक्कार लोमड़ी दिखाई देता हूँ? मैं ऐसा नहीं हूँ, तुम जैसा मेरे बारे में सोच रहे हो। तो मास्टर बादशाह उसे कहते हैं, ओ क्या हो गया? उसके साथ ही वो उठकर खिड़की से भागने की कोशिश करते हैं। हैरिस उसे कहते, तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो मास्टर बादशाह उसे कहते हैं, मैं यहाँ पर कुछ ज्यादा देर बैठ गया। ज़ाओ बाई ने मुझे नोटिस कर लिया होगा, वो यहाँ पर आता होगा। मास्टर बादशाह खिड़की से जंप लगा देते हैं और कहते हैं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे वो खिड़की से जंप लगाते हैं, उसी वक्त हमारा ज़ाओ बाई छत को तोड़ते हुए ग्राउंड के नीचे से निकल आता है। लॉर्ड हैरिस उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। ज़ाओ बाई अंदर आने के बाद कहता है, मास्टर कहाँ पर हो तुम? चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। मास्टर तुम कहाँ पर छुप गए हो? वो वहाँ पर आसपास चीज देखना स्टार्ट करता है, कभी टेबल के नीचे तो कभी मास्टर हैरिस के कपड़े उठाकर देख रहा होता है कि मास्टर कहाँ पर चले गए हैं। उसे कहता है, मास्टर तुम कहाँ पर चले गए हो? मास्टर मैं तुम्हारे लिए दोबारा से अच्छा खाना बनाऊंगा। मास्टर तुम्हें यहाँ से जाना नहीं चाहिए। लॉर्ड हैरिस में ज़ाओ बाई को देखने के बाद सोच रहे होते हैं, क्या वाकई में ये स्वर्ड गार्ड है? लेकिन ये तो सिर्फ एक बच्चा है। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि कोई बहुत ही पावरफुल स्वर्ड गार्ड यहाँ पर आने वाला है, जिसका एटीट्यूड आसमान के ऊपर होगा, लेकिन ये तो सिर्फ एक छोटा सा मासूम बच्चा है। ज़ाओ बाई वहाँ पर से चाय का प्याला उठाता है और अपनी किटी से कहता है, किटी इसकी खुशबू को सूंघ लो, जल्दी से जल्दी मास्टर को ढूंढना होगा। चलो मेरे साथ, हम गलियों में जाकर मास्टर को ढूंढते हैं। हैरिस वहाँ पर सोच रहे होते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ही छोटा बच्चा है। अगर मैं इसको यहाँ पर अपने बहकावे में ले लेता हूँ, यानी कि अपनी मक्कारी से इसको जीत लेता हूँ, तो ये लड़का फ्यूचर में मेरे लिए बहुत ही बड़ा फेवर बन सकता है। लॉर्ड हैरिस यहाँ पर फिर से अपनी चालें चलने के लिए तैयार हो चुके हैं। लॉर्ड हैरिस इस लड़के को यानी हमारे ज़ाओ बाई को अपनी जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड हैरिस हमारे ज़ाओ बाई से कहते हैं, यंग मैन तुम कैसे हो? तो वो जैसे बात कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं, यहाँ पर मेरा सबसे ज्यादा बड़ा वेपन ये लड़का बनने वाला है। अगर मैं इस लड़के को अपना वेपन बना लेता हूँ, यानी कि अपने लिए बना लेता हूँ, स्वर्ड एसोसिएशन में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन जाऊंगा, क्योंकि ये हमें बैकअप देगा। ज़ाओ बाई इसकी बात सुनने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और खिड़की से जंप लगाने लगता है। जबकि उसी वक्त लॉर्ड हैरिस आगे बढ़ते हैं, उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं, लड़के रुको तो सही, तुम कहाँ पर जा रहे हो? जरा रुको, मेरी बात सुनो। वो इसे कहता है, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? क्या तुम मुझे जानते हो? तो लॉर्ड हैरिस से कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हारे मास्टर थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठे हुए थे, मुझसे बात कर रहे थे और तुम्हारे लिए एक मैसेज भी छोड़कर गए हैं। तो मेरे साथ बैठो, यहाँ पर एक कप चाय का पियो, फिर मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। तुम्हारा
तुम्हारा ज़ाबाई उसकी बात सुनकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मास्टर हैरिस उसे कहते हैं चलो आओ तो सही मेरे साथ बैठो तो सही। तो फिर वो दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो लॉर्ड हैरिस उसे कहते हैं तुम्हारे मास्टर ने कहा था कि वो तुम्हें और कुछ नहीं सिखा सकते, इसी वजह से अब तुम्हें माउंटेन के नीचे जाना होगा और जाकर डिफरेंट शहरों और गाँव में जाकर अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाना होगा। मास्टर कहते हैं कि अब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो और तुम इतने बहादुर हो कि तुम खुद से अपनी जिंदगी जी सकते हो। ज़ाबाई रोना शुरू कर देता है और कहता है इसका मतलब यह है कि मेरे मास्टरों का मेरी और ज्यादा जरूरत नहीं रही, अब मैं दुनिया में अकेला हो गया हूँ। लॉर्ड हैरिस उसे कहता है वैसी बात भी नहीं है कि तुम दोबारा अपने मास्टर से नहीं मिल पाओगे। ज़ाबाई फिर से उठकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। लॉर्ड हैरिस उसे कहता है यार तुम मेरी बातों को सुन क्यों नहीं रही, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों किए जा रहे हो। तुम्हारा ज़ाबाई से कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे एक बार बताया था, मेरे मास्टर ने कहा था अभी तुम कभी इस बंदे से मिलना तो इसको इग्नोर करना क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा मक्कार और चालाक है। मास्टर हैरिस इस बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं लेकिन तुम मेरे बारे में ये बात कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे मास्टर मेरे बारे में बात कर रहे थे। तुम्हारा ज़ाबाई इसका सारा हुलिया बताता है और कहता है मेरे मास्टर ने कहा था उस बंदे के सर के और दाढ़ी के बाल सफेद होंगे, उसकी आंखों के ऊपर ऐसे होगा जैसे कि मूछें लगी हुई हैं, उसके नाक के बाल उसने कभी कट ही नहीं किए, उसके नाक के बाल इतने बड़े हैं कि मूछों के साथ मिल रहे होंगे, और उसकी स्माइल बहुत ज्यादा डेविलिश होगी। तो मास्टर हैरिस की बातें सुनने के बाद सोच रहे थे कमीना बादशाह कहीं का, उसने तो यहाँ पर मेरा पूरे का पूरा हुलिया से बताया हुआ है। ज़ाबाई उनसे कहता है लॉर्ड हैरिस अच्छा ठीक है आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, मुझे अपने लिए आइडेंटिटी बैज चाहिए, आप मुझे बताओ कि वो आइडेंटिटी बैज मुझे कहाँ पर मिलेगा, तो मेरे लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो बादशाह अपने पास से क्रिस्टल निकालते हैं और उसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ, ये लो ये क्रिस्टल है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी बैज बनेगा, तुम्हें बस ये करना है कि इसके ऊपर अपना हाथ रखना, अपनी एनर्जी को इसके अंदर डालना है, अपनी इंटरनल फोर्स को इसके अंदर डालो, ज्यादा ये चमके उतनी तुम्हारे पास एनर्जी होगी और उसके साथ तुम्हारा आइडेंटिटी बैज बन जाएगा। तुम्हारा ज़ाबाई इसके ऊपर अपनी उंगली रखता है और एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे भी एनर्जी को रिलीज करता है वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। अब क्योंकि वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है हमारा ज़ाबाई काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था, मास्टर ने कहा था कि तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुम एक बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान हो, तुम यहाँ पर क्या मुझे मारना चाहते हो, तुमने इसके अंदर बॉम्ब लगाया हुआ था। तो मास्टर हैरिस से कहते हैं नहीं इसके अंदर बॉम्ब नहीं था, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से बेचारा क्रिस्टल फट गया है। ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी क्वालिटी का क्रिस्टल लेकर आता हूँ। अपने पास से एक प्रीमियम क्वालिटी का क्रिस्टल निकालते हैं और कहते हैं ये क्रिस्टल तुम्हारे लिए है, तुम्हारे जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है। क्रिस्टल का नाम यू रोंग है, तुम इस क्रिस्टल के ऊपर अपनी पावर्स को शो करवा सकते हो। क्रिस्टल इतना स्पेशल है कि इस क्रिस्टल के ऊपर जब तुम अपनी इंटरनल फोर्स डालोगे तो ये कलर्स को शो करवाएगा, जितना ज्यादा कलर होगा उस हिसाब से तुम्हारी पावर्स को मापा जाएगा। क्योंकि तुम एक स्वॉर्ड गार्ड हो, जब तुम इसके ऊपर हाथ रखोगे तो ये रेड कलर में चमकेगा, तो वो उसके ऊपर हाथ रखता है तो वो रेड कलर में चमक रहा होता है। तुम्हारा ज़ाबाई से कहता है मैं यहाँ पर किसी के सामने अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं करना चाहता ताकि किसी को पता न चले कि मैं एक स्वॉर्ड गार्ड हूँ, वजह से मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को लो रखना चाहता हूँ। तो मास्टर बादशाह से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ पर अपनी पावर्स को लो रख सकते हो, अपनी इंटरनल फोर्स को थोड़ा सा कम कर लो। ज़ाबाई इंटरनल फोर्स को कम करता है, शैलो में चमकना शुरू हो जाता है। तो मास्टर हैरिस से कहते हैं अब इस वक्त तुम स्वॉर्ड एम्परर के 7th लेवल पर हो। ज़ाबाई कहता है नहीं अभी नहीं, अभी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा और कम करता है तो वो वहाँ पर स्काई ब्लू कलर में चमक जाता है। तो मास्टर से कहते हैं आप इस वक्त इंटरमीडिएट स्वर्ड्समैन के 4th लेवल तक पहुंच चुके। ज़ाबाई कहता है नहीं और ज्यादा काम चाहिए। इसके साथ ही ज़ाबाई अपनी इंटरनल फोर्स को बहुत ज्यादा काम करता है तो व्हाइट कलर में चमकना शुरू हो जाता है। लॉर्ड हैरिस चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ बच्चे ये तो व्हाइट कलर है, इसका मतलब यह है कि इस वक्त तुम ट्रेनी स्वॉर्डमैन के 1st लेवल पर हो। तुम्हारा ज़ाबाई अपने बैज को अपने कॉलर के ऊपर लगा लेता और कहता है देखो मैं भी एक तलवारबाज बन चुका हूँ, के पास अपना बैज आ चुका है। जबकि लॉर्ड हैरिस चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं तुम एक स्वॉर्ड गार्ड हो, स्वॉर्ड गार्ड जो कि अपने 10th लेवल पर है, यानी कि स्वॉर्ड गार्ड के पीक पर पहुंच चुका है। वो ट्रेनी स्वॉर्डमैन के 1st लेवल को दिखाना चाहता है, ये कुछ ज्यादा प्रिटेंडिंग हो गई है। ज़ाबाई लॉर्ड हैरिस से कहता है ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे बैज दे दिया, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ज़ाबाई जैसे वहाँ जाने लगता है तो मास्टर हैरिस से कहता है जरा रुको तो जरा रुको मेरी बात सुनो। से कहता है मास्टर हैरिस क्या तुम्हें मुझसे कुछ और बात करनी है। तो मास्टर हैरिस से कहते हैं मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। वो अपने पास से क्रिस्टल निकालते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हारे पास कौन सी नेचर का एलिमेंट है, क्योंकि तुम यहाँ पर मुझसे मिले हो तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, हम लोग चेक करते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी नेचर का एलिमेंट है। आदि वो सोच रहा था मुझे लगता है कि मुझे इस लड़के को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोका रखना होगा ताकि इस लड़के को मैं अपनी बात में बता सकूं। ज़ाबाई भागता हुआ उसके पास आता है और उसे कहता है ये बात तो हम लोग यहाँ पर पहले अपनी तलवार के एट्रीब्यूट को चेक करके देखते हैं। चलो देखता हूँ कि मेरी तलवार के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स है। तो मास्टर से कहते हैं तलवार जो होती है वो अपने मास्टर के एट्रीब्यूट्स के मुताबिक रिफाइन होती है। तुम एक तलवार को शुरुआत से यूज करते आ रहे हो तो इसका मतलब यह कि तुम्हारी तलवार के एट्रीब्यूट्स भी वैसे ही हो चुके होंगे। यानी कि अगर तुम्हारी तलवार यहाँ पर किसी भी एलिमेंट अर्थ एलिमेंट या फिर आइस एलिमेंट को यूज करती है, मतलब यह कि तुम भी अर्थ एलिमेंट यूजर हो और आइस टाइप के यूजर हो, तुम्हारा एलिमेंट होता है। अब इसे कहते तो तुम्हारे कहने का मतलब यह कि मुझे अपने हाथ यानी अपनी एनर्जी को यहाँ पर चेक करना होगा मेरे पास कौन सा एलिमेंट है। ज़ाबाई उस क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखने लगा। मास्टर से कहते हैं चलो इस क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखो। तो जैसे ही ज़ाबाई उसके हाथ रखता है तो उसी के साथ ही मास्टर से वहाँ पर बताना स्टार्ट करते हैं। मास्टर से कहते हैं ठीक है पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एट्रीब्यूट्स के बारे में बताता हूँ कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। वो कहते हैं कि इस दुनिया में मैं जूल एंड कॉन्टिनेंट इस वक्त तुम्हारे पास पूरे 5 एट्रीब्यूट्स हैं, 5 नहीं 7 एलिमेंट्स हैं। उनमें से एक फायर है, दूसरा माउंटेन, आइस, विंड, थंडर, लाइट और ब्लैक स्वॉर्ड यानी कि वो डार्क आ जाता है डार्क। मास्टर हैरिस उसे कहते हैं कि जब एक तलवारबाज या फिर एक मैजिशियन पैदा होता है इसी के साथ ही उनकी बॉडी के अंदर एक स्पेशल एनर्जी एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होती है। वो इन 7 में से एक हो सकती है, 7 एलिमेंट्स में से कोई एक एनर्जी उसके पास हो सकती है। तो एक एट्रीब्यूट के हिसाब से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है, कोई तलवारबाज या मैजिशियन कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग होने वाले हो। लेकिन एक और बात भी है
कि ये बात जो कही जाती है कि हम लोग अपने एट्रीब्यूट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ये बात गलत है क्योंकि मैं एक बहुत ही रेयर एलिमेंट यानी कि डार्क एलिमेंट वाला बंदा हूँ। मेरे पास इस वक्त डार्क एलिमेंट की पावर है, लेकिन इसके बावजूद मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। इसके बावजूद जब मैं एक तलवारबाज बन चुका हूँ तो मैंने यहाँ पर 99% मेहनत की और 1% मेरे एट्रीब्यूट का इसमें हिस्सा शामिल है। डार्क एट्रीब्यूट को यूज तो कर सकता हूँ, लेकिन डार्क एट्रीब्यूट की मदद से मैं एक बहुत ही महान तलवारबाज नहीं बन सकता। मास्टर हारिस जो कि पहले से कह रहे थे कि तुम्हें यहाँ पर इसको टेस्ट को देना है, साथ ही वो उसे कहना शुरू कर देते हैं कि एक रियल मास्टर के लिए अपने एट्रीब्यूट को जानना ज्यादा जरूरी नहीं होता, क्योंकि एक रियल मास्टर मेहनत करता है, उसके लिए इस टेस्ट को देना जरूरी नहीं है। साहब इसके ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है, उसे कहता है लॉर्ड हैरिस तुम्हारा क्रिस्टल काम क्यों नहीं कर रहा, क्या ये टूट चुका है? तो लॉर्ड हैरिस से कहते हैं ये काम क्यों नहीं कर रहा। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये काम क्यों नहीं कर रहा। तो लॉर्ड हैरिस उसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो एक बहुत ही प्रीमियम आइटम है, यानी कि ये बहुत ही महंगा क्रिस्टल है। अब इसे कहता है कि तुम ऐसा मजाक तो नहीं कर रहे, तुम बस ऐसे कहीं से क्रिस्टल को उठाकर ले आए हो। हैरिस उस क्रिस्टल को अपने हाथ में पकड़ते हैं और उसे कहते हैं जरा देखो सही, ये यहाँ पर ब्लैक कलर में चेंज हो गया, इसका मतलब यह है कि ये काम कर रहा है। मेरे पास डार्क एट्रीब्यूट है जिसकी मदद से ये डार्क एट्रीब्यूट में चेंज हो गया, इसका कलर ब्लैक हो गया है। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसको ठीक से यूज नहीं कर रहे। साहब से कहता है मास्टर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बताएं कि मैं इसके साथ टेस्ट क्यों नहीं दे पा रहा, मेरी वजह से ये कलर क्यों नहीं हो रहा। तो मास्टर से कहते हैं इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। साहब ये बात सुनने के बाद कहता है इस बात तो क्या मतलब है कि मेरे पास कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है। बात तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा करने वाली है कि मेरे पास एट्रीब्यूट नहीं। और हैरिस उस क्रिस्टल को फेंक देते हैं और उसे कहते हैं तो बहुत ही अमेजिंग बात है ना, तुम मेरी अकेडमी में आ जाओ। अगर तुम मेरी अकेडमी में आ जाओ तो वहाँ पर बहुत सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उन सारे एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर किसी न किसी एट्रीब्यूट को ढूंढ ही निकालूंगा। साहब इससे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास अकेडमी है। तो इसी के साथ ही लॉर्ड हैरिस से अपनी अकेडमी के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। वो उसे कहते हैं इस डालू कॉन्टिनेंट में हमारी स्वर्ड्समैन की एक होली अकेडमी है, होली अकेडमी जिसका नाम एल्डिया स्वर्ड्समैन अकेडमी है। साहब अपनी किटी से कहता है जबकि मास्टर मुझे कह गए हैं कि वो मुझे और कुछ नहीं सिखा सकते और वो मेरा मास्टर भी नहीं बनना चाहते। मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें ढूंढने के लिए एल्डिया मैजिक अकेडमी में जाना चाहिए जहाँ पर मास्टर है अपनी बीवी से मिलने के लिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एल्डिया स्वर्ड्समैन अकेडमी में चले जाना चाहिए। तो किटी से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो वहाँ पर चलते हैं। यहीं पर मास्टर बाशंग को भी दिखाते हैं। मास्टर बाशंग उस रास्ते पर होते हैं जहाँ पर एक तरफ एल्डिया मैजिक अकेडमी होती है और एक तरफ एल्डिया स्वर्ड्समैन अकेडमी होती है, दोनों के रास्ते अलग अलग होते हैं। तो मास्टर बाशंग कहते हैं उस बेवकूफ बच्चे को मैंने बेवकूफ बना दिया, मैंने उसे बताया कि मैं एल्डिया मैजिक अकेडमी में जा रहा हूँ, लेकिन असल में तो मैं वहाँ पर नहीं जा रहा। मैं एल्डिया मैजिक अकेडमी में करने के लिए क्या जाऊंगा, क्योंकि मैं एक तलवारबाज हूँ, मैं तो एल्डिया स्वर्ड्समैन अकेडमी में जा रहा हूँ। मैंने एक मास्टर होने के नाते उस लड़की को बेवकूफ बना दिया। अब मैं एल्डिया स्वर्ड्समैन अकेडमी में जाऊंगा और लड़का मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। तो वो एल्डिया मैजिक अकेडमी मुझे ढूंढने के लिए जरूर जाएगा। तो वहाँ से एल्डिया मैजिक स्वर्ड्समैन अकेडमी की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमारा ज़ाबाई लॉर्ड हैरिस से कहता है मास्टर मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी, मुझे आपसे कोई भी सवाल पूछना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, उसे बाय बोलने के बाद वहाँ से चल पड़ता है, लेकिन उसे कहते हैं तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मेरी स्वर्ड्समैनशिप एसोसिएशन को ज्वाइन करना चाहोगे। ज़ाबाई कहता है अब ये क्या है, मैंने तुम्हें ज्वाइन तो कर लिया, देखो मेरे पास बैच भी है। लॉर्ड हैरिस से कहते हैं नहीं, ये बैच तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्टिफिकेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो भी स्वर्ड मास्टर के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें ऑनररी एल्डर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी एसोसिएशन के स्वर्ड्समैन एसोसिएशन के एक ऑनररी एल्डर बन जाओ। तुम एक एल्डर बन जाओगे तो तुम्हारे पास मेरे जितनी पावर्स आ जाएंगी, यानी कि तुम भी एसोसिएशन के फैसले कर सकते हो, एसोसिएशन में जो चाहे वो कर सकते हो, जहाँ पर जाना चाहे वहाँ पर जा सकते हो। अब मुझे बात सुनने के बाद काफी खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी डील है, चलो फिर ठीक है हम मान लेते हैं। फिर साथ में ज़ाबाई से कहता है तुम यहाँ पर इतनी अच्छी मुझे चीज फ्री में तो नहीं दे सकते, बताओ कि तुम्हें बदले में क्या चाहिए होगा। मुझे लगता है कि ये फेवर फ्री में नहीं होगा। तो लॉर्ड हैरिस से कहते हैं हाँ ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं इसके बदले में तुमसे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, फ्यूचर में अगर कभी भी मेरी स्वर्ड्समैन एसोसिएशन के खतरे में आती है, चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करने के लिए जहाँ पर हो, बस एक छोटी सी कंडीशन है। तो ज़ाबाई इसकी बात सुनने के बाद वहाँ पर खामोश होकर खड़ा होता है। लॉर्ड हैरिस सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ गलत कह दिया हो। लॉर्ड हैरिस से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें मजबूर नहीं करता, ये फैसला तुम्हारा अपना है, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो सोच रहे होते हैं मुझे लगता है कि मैंने इस बच्चे के सामने ये बात रखकर गलती कर दी, अब ये बच्चा अगर गुस्सा हो गया तो ये पावर्स को रिलीज करेगा तो मैं एक झटके में मारा जाऊंगा। ज़ाबाई आगे से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है तुम मुझे एक ऑनररी एल्डर बना दो और उसके बाद जब भी कभी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। और हैरिस ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं उस विच, उस ड्वार्फ किंग और साथ में वो सारे एल्फ किंग, उन सभी लोगों को देखना मैं कैसे नीचा दिखाऊंगा। वो सभी लोग जो कि मुझे नीचा दिखाते थे, अब मेरे पास अपना स्वर्ड गार्ड आ चुका है। गार्ड के होते हुए बिल्कुल आजाद हूँ, अब कोई भी मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। बाकी के सभी मेंबर्स अब मेरी तरफ आंखें नीचे करके देखा करेंगे। ज़ाबाई से कहता है अगर कोई भी बात नहीं करनी तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तो लॉर्ड हैरिस से कहते हैं तुम अभी के लिए हमारे एल्डिया स्वर्ड्समैन अकेडमी में नहीं जाना चाहते, अभी तुम निकल जाओ स्वर्ड्समैन अकेडमी के लिए, हो सकता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर पर्सनली लेकर जाऊँ। तुम्हारा ज़ाबाई से कहता है नहीं फिलहाल के लिए मैं वहाँ पर नहीं जा रहा, क्योंकि फिलहाल के लिए मुझे इस वक्त मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाना है, वहाँ पर किसी से मिलने के लिए, और मेरा एक दोस्त रहता है। तो ये बात सुनते ही लॉर्ड हैरिस को झटका लगता है। वो कहते हैं आज तुम वहाँ पर क्या करने के लिए जाना चाहते हो, ऐसा तो नहीं है कि लू की फैमिली में से तुम किसी को पहले से जानते हो। ज़ाबाई इसकी बात सुनने के बाद कहते तुम यहाँ पर किस लाउलू की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ आ रही। तो लॉर्ड हैरिस कहते हैं इसने तो कहा कि वहाँ पर किसी से मिलने के लिए जा रहा है मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बुढ़े खूसर से मिलने के लिए जा रहा है। लॉर्ड हैरिस जल्दी से अपने पास से पेपर पेन उठाते हैं और वहाँ पर एक पिक्चर बनाने के बाद कहते हैं अगर तुम मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जा रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक मशवरा देना चाहता हूँ। वो पिक्चर सामने करते हुए कहते हैं वो हरियाणा के ग्रैंडपा होते हैं,
हैं वो उसे कहते हैं और तुम वहाँ पर जाने के बाद इस आदमी से मिलते हो तो इस बुढ़े आदमी से बहुत ज्यादा दूर रहना, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इंसान है और एक बहुत ही डेविल है। ज़ाओबाई पिक्चर देखने के बाद कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये आदमी तो शक्ल से ही काफी खराब लग रहा है, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। और हैरिस उसे कहते हैं अगर ये पता तुम्हें वहाँ पर मिलता है तो इसके किसी भी झूठ के ऊपर यकीन मत करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठा है और एक बहुत ही बेशरम इंसान है। ज़ाओबाई कहता है ठीक है मैं इस बात को ध्यान में रखूंगा और ज़ाओबाई वहाँ से निकल जाता है और कहता है लॉर्ड हैरिस साहब से बाद में मिलेंगे। ज़ाओबाई कहता है मुझे भूख लगी है, चलो कहीं पर जाकर कुछ खाना खाते हैं। उससे पहले हमें मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिटी में जाना होगा, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाकर कुछ खाएंगे। तो ज़ाओबाई वहाँ से सीधा मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ निकल पड़ता है और जैसे वहाँ पर सिटी के अंदर एंटर होते हैं पर पहले से बहुत सारे तलवारबाज होते हैं। ज़ाओबाई कहता है कि यहाँ पर इतने सारे तलवारबाज क्यों हैं? उसे कहता है मैंने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना है, मैंने सुना है कि यहाँ पर आसपास एक सीक्रेट रूम अपीयर हुई है, इसी वजह से ये सारे तलवारबाज यहाँ पर आया ताकि वो सीक्रेट रूम के अंदर जाकर वहाँ पर से अपने लिए कुछ फॉर्चून को हासिल कर सके। वही कहता है ये सीक्रेट रूम क्या होती है। वो अपनी चेटी से बात कर रहा था, उसी वक्त साइड के ऊपर से आरियाना के ग्रैंडपा निकल आते हैं। उनसे कहते हैं जी ज़ाओबाई तो फाइनली तुम मुझे मिल ही गए, तो यहाँ पर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मुझे पता चला तुम सिटी में आए हो तो तुम्हें मिलने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। तुम्हारा ज़ाओबाई को उसी वक्त पिक्चर याद आती है और कहती है ये क्या, ये तो वही इवल आदमी है जिसके बारे में लॉर्ड हैरिस ने मुझे वार्निंग दी थी। ज़ाओबाई वहाँ से पीछे की तरफ भागना शुरू कर देता और कहता है चलो वहाँ पर चल के खाना खाते हैं। अब ग्रैंडपा पीछे से चलाकर उसे कह रहे थे बच्चे बात तो सुनो, मुझसे बात तो करो। ज़ाओबाई से कहता है नहीं मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ग्रैंडपा उसे अपने नाम के बारे में बताते हैं, उसे कहते हैं मेरा नाम रॉड्रिगोज मिचेल है और मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, प्लीज रुको यहाँ पर मेरी बात सुनो। तुम्हारा ज़ाओबाई उसे कहता है वाकई मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हो, वाकई मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हो, इसका मतलब यह कि तुम एनी नारा के ग्रैंडपा भी होगे। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मैं एनी नारा नहीं, एनी नारा आरियाना का ग्रैंडपा हूँ। तुम्हारा ज़ाओबाई उसे कहता है अच्छा ठीक है मुझे एक और बात तो बताओ, अगर तुम वाकई मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट हो तो फिर तुम यहाँ पर इस गली में अकेले क्या कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो फिर तुम्हारे साथ तो बहुत सारे लोग होने चाहिए, तुम्हारे सेक्रेटरी होने चाहिए थे। चलो जल्दी से अपने पास से अपनी आइडेंटिटी बैच को दिखाओ, तुम्हारे पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैं अकेले में जल्दी से घर से निकल आया तुम्हें देखने के लिए, जब मैंने सुना कि तुम यहाँ पर आए हुए हो तो मैं अपने घर से ऐसे निकल आया, मैं अपने साथ अपना कार्ड नहीं लेकर आया, प्लीज मेरे पर भरोसा करो मैं वही इंसान हूँ, यानी कि मैं आरियाना का ग्रैंडफादर ही हूँ। अगर तुम चाहते हो तो मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने इस बात को प्रूव करूँ तो ये बात बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं बड़ी आसानी से इसको प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट होने के नाते ये पूरे का पूरा शहर मुझे जानता है, सभी लोग मेरी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। जितनी भी बिल्डिंग्स देख रहे हो ये सारी की सारी मेरी मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रॉपर्टी है। तुम जिस भी स्टोर के ऊपर जाकर खाना खाना चाहो तुम खा सकते हो, सारे का सारा खाना तुम्हें फ्री मिलेगा, कोई भी तुम्हारे पास से पैसे कलेक्ट नहीं करेगा अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा ज़ाओबाई इसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है यानी कि फ्री का खाना मिलेगा, चलो भाई ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो फ्री का खाना खाते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ तुम्हें फ्री का खाना मिलेगा। ज़ाओबाई से कहते हैं तुम्हें ये बात पहले से कहनी चाहिए थी कि मैं फ्री का खाना मिलने वाला है। तो ज़ाओबाई इसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो स्टोर पर चलते हैं। तो वहाँ पर सामने एक झींगा स्टोर होता है, वो लोग झींगा स्टोर पे चले जाते हैं। यहाँ पर जो लड़की होती है उनके सामने काफी बड़े बड़े झींगे लाकर रख रही होती है, जबकि बाहर कुछ लोग दरवाजे के बाहर यानी शीशे के बाहर खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो इस लड़के की मौजें लगी हुई है, ये इतना महंगा खाना कैसे अफोर्ड कर सकता है, ये एक छोटा सा लड़का है लेकिन इतना महंगा खाना खा रहा है। ये रेस्टोरेंट यहाँ का सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट है और यहाँ पर जितना भी खाना आता है वो बहुत ज्यादा एलिगेंट और बहुत ज्यादा डिलीशियस होता है। ये कितने ज्यादा अमीर लोग हैं जो इतना महंगा खाना खा रहे हैं। ग्रैंडपा ज़ाओबाई को खाना खाते हुए देखकर कहते हैं तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा नेचुरल और टैलेंटेड लड़के हो, तुम्हारा तो खाने का स्टाइल भी बाकी सभी लोगों से अलग है, देखो जरा तुम कितना सारा खाना खा सकते हो। तुम्हारा ज़ाओबाई उसे कहता है तो वाकई में इस बारे में श्योर हो कि तुम इतना सारा बिल पे कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत सारा खाना खा लिया और मुझे लगता है कि इसके लिए मैं बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। ज़ाओबाई वहाँ पर आखिरी झींगा अपने हाथ में पकड़कर बैठा होता है, तो उसी वक्त ग्रैंडपा इशारा करते हुए कहते हैं जाओ यार चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। फिर भागती वहाँ पर आती है, उसके हाथ में बिल होता है, तो वो उनसे कहती है हाँ ठीक है मैं बिल लेकर आ रही हूँ, आपके पास टोटल 112 सिल्वर कॉइंस होने चाहिए, ये आपका बिल है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हारे स्टोर के ऊपर आया हूँ, क्या तुम मुझे जानती नहीं हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी यहाँ पर तुम्हें पैसे देने की जरूरत है। और ऐसे कहती है यहाँ पर तो हजारों लोग रोजाना आते हैं लेकिन वो सारे के सारे पैसे देते हैं, पैसे देने के बाद उन्हें खाना मिलता है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई स्पेशल हो जो यहाँ पर आकर खाना खा रहे हो, तुम्हारे जैसे बुढ़े आदमी को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। सुनने के बाद तो रॉड्रिगोज काफी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं कहीं तुम पागल तो नहीं होगी, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं जानती, मैं कौन हूँ, मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम रॉड्रिगोज मिचेल है। उसे कहती है नहीं मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, और साथ ही वो चिल्लाकर अपने बॉस से कहती है बॉस यहाँ पर एक और बुढ़ा आदमी चला है जो कि रॉड्रिगोज मिचेल होने का नाटक कर रहा है और फ्री में खाना खाना चाहता है, प्लीज बॉस यहाँ पर आओ जरा। उसका बॉस अंदर से निकल कर आता है जो कि काफी टपोरी सा लग रहा होता है और साइज में काफी हट्टा कट्टा आता है और कहता है अब तो यह तीसरा बंदा है जो कि यहाँ पर रॉड्रिगोज होने का नाटक करके मुफ्त का खाना खाने के लिए आया है कि इसकी किस्मत बहुत ज्यादा बुरी है, आज ये बिल्कुल भी नहीं बचेगा। बॉस उसे कहता है बुढ़े आदमी चलो जल्दी से पैसे निकालो वरना आज मैं यहाँ पर तुम्हारा कीमा बनाकर अपनी क्रैब फिशेस को खिला दूंगा। बॉस आगे बढ़ता है गुस्से के साथ से कहता है बुढ़े आदमी चलो जल्दी भी करो, चलो जल्दी से पैसा मुझे मेरे हवाले करो, तुमने यहाँ पर बहुत सारा खाना खाया, अगर तुम मुझे पैसा नहीं देते तो मैं तुम्हारा सर काट कर तुम्हारी तशरीफ के अंदर दंसा दूंगा। रॉड्रिगोज से कह रहे होते हैं बेटा शांत हो जाओ, जरा पीछे होकर बात करो, तुम्हारे मुंह के अंदर संदूक मेरे ऊपर गिर रहा है। तो काफी गुस्सा आ जाता है, बॉस टेबल के ऊपर पंच मारता है, पूरी की पूरी टेबल को ही तोड़ देता है और उसे कहता है कमीने बुढ़े कहीं के तुम गंदे बुढ़े कहीं के तुम फ्री लोडर हो, यानी कि तुम जहाँ पर मुफ्त में खाना खाने के लिए चले आते हो और आकर रॉड्रिगोज का नाम लेते हो कि तुम वो हो। क्या लगता है कि मेरा थूक तुम्हारे पर गिरा तो तुम बहुत ज्यादा गंदे हो जाओगे, तुम्हें लगता है कि मैं गंदा इंसान हूँ। तुम्हारे रॉड्रिगोज से कहते हैं
नहीं बच्चे, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि तुम एक गंदे इंसान हो, ना तुम एक बुरे इंसान हो, ना ही तुम एक गंदे इंसान हो, तुम बस एक गरीब इंसान हो। तो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते, जबकि हमारा जाओ भाई वहाँ पर अभी भी खा रहा होता है। तो उसका गिडियो से कहता है तुम अभी भी यहाँ पर कैसे खा सकते हो, हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरी तरफ जाओ दरवाजा खोल देते हैं और बाकी के सभी कस्टमर्स भी अंदर आ जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं जरा देखो तो सही, इस बंदे ने यहाँ पर किंग मील खाया, यानी कि एक बहुत ही महंगा खाना खाया, और उसके बाद उसके पास पैसे भी नहीं है, और ऊपर से मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट होने का नाटक कर रहा है। बंदा एक बहुत ही बेशर्म और ठग किस्म का इंसान दिखाई देता है। इसको पीटो, तो वो लोग उसे पीटने लगते हैं। तो हमारे ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं, लगता है कि उनको एक सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले। वहाँ पर सोच रहे होते हैं जब क्राउड आपके हाथ से निकलती जा रही है उस वक्त आपको उनको थोड़ा सा डराना चाहिए, यानी कि उनको पता होना चाहिए कि उनका सामना किसके साथ है। तो ग्रैंडपा उसी वक्त अपने हाथ में अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, क्योंकि ग्रैंडपा एक मैजिशियन होते हैं, इसी वजह से उनके पास पावर्स होती हैं। अपने मैजिक स्पेल को यूज करते हैं तो बॉस बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है जी क्या, ये तो मैजिक है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं जी क्या, ये एक मैजिशियन है। बुढ़ा आदमी तो एक मैजिशियन है, काफी पावरफुल मैजिशियन लगता है। वो सभी लोग पीछे की तरफ आते होते हैं, काफी घबरा जाते हैं। जबकि ग्रैंडपा सभी लोगों से कहते हैं बेवकूफ मॉर्टल्स कहेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनो। हिम्मत कैसे हुई इस बुढ़े आदमी से ये पूछने की कि वो कौन है और तुम्हें पैसे दे, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं देने वाला। जबकि जो बॉस होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है सर प्लीज मुझे माफ कर दे, मेरे पास आंखें थी लेकिन मैं आपको देख नहीं पाया, मैंने आपके साथ बदतमीजी की लेकिन मेरी जान मत लेना। ग्रैंडपा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जैसे वो उसके साथ ये वाली बात कर रहे हैं तो इसी वक्त हमारा जाबी से कहता है यहीं पर रुक जाओ। दोनों ही साइड के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है। तुम्हारा जाबी वहाँ पर खड़ा होता है, वही कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना ही मैं ये सब कुछ होता हुआ देख सकता हूँ, कभी भी किसी के साथ नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकता। तो वो जाकर बॉस को उठाता है और कहता है बुढ़े आदमी कही गई, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और इसके बावजूद तुम यहाँ पर होटल में आकर मुफ्त का खाना खाकर इनको पैसे भी नहीं देना चाहते, अपनी पावर्स को यूज करते हुए दूसरों को दबा नहीं सकते। साथ ही हमारा जाबू इस बंदे से कहता है अंकल तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये बंदा बुरा हो सकता है लेकिन मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैंने खाना खाया तो मैं इसके पैसे तुम्हें देकर जाऊंगा। बॉस से कहता है लिटिल ब्रदर तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान दिखाई देते हो, तुम वाकई में बड़े होकर भी और ज्यादा अच्छे इंसान बनोगे। तुम्हारा जाबू अपने पास से गोल्ड कॉइंस निकालता है और कहता है तुम्हारा जितना नुकसान हुआ है उसके बदले में तुम्हें यहाँ पर गोल्ड कॉइंस देता हूँ, ये लो ये गोल्ड कॉइंस तुम रख सकते हो। के बॉस भी रोते हुए से कहता है ठीक है इस गोल्ड कॉइंस के बदले में तुम और जितना खाना खाना चाहो यहाँ से खा सकते हो, मैं तुम्हें फ्री खाना खिलाऊंगा। बाकी के सभी लोग वहाँ पर हमारे ग्रैंडपा का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं जरा देखो तो सही वो छोटा लड़का इस ग्रैंडपा के मुकाबले में कितना ज्यादा सेंसिबल है और कितना ज्यादा नॉलेजेबल है। बुढ़े आदमी को यहाँ पर अपनी फोर्स को यूज करके मुफ्त का खाना खाना था, जबकि वो लड़का यहाँ पर पैसे देकर खाना खा रहा है। बंदा यहाँ पर एक मैजिशियन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी भी होटल में घुसकर मुफ्त का खाना खा सकता है। जबकि ग्रैंडपा वहाँ पर ग्रैंडपा उन सभी की बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और कहते हैं ये क्या, मेरी तो बहुत ज्यादा इंसल्ट होती जा रही है, हालांकि मैं मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट हूँ, कोई भी मुझे जानता भी नहीं है। ऊपर से ये लोग कह रहे हैं कि मैं मुफ्त का खाना खा रहा था, जबकि मैंने तो यहाँ पर एक बाइट भी नहीं लिया। साहब वहाँ से बाहर निकलता और कहता तुमने तो कहा था कि मुफ्त का खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, मुफ्त का खाना क्या, मेरे पास से पैसे जाया हो गए। भी उसके पीछे होती है और कहते हैं अच्छा सर रुक जाओ, मैं यहाँ पर इस बात को प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि होटल के लोगों ने मुझे देखा नहीं हुआ था। ठीक है मैं अपनी आइडेंटिटी को फिर से प्रूव कर सकता हूँ। इस बार हम लोग डायरेक्टली मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑक्शन हॉल में जाते हैं। हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं। साहब से कहता है बुढ़े आदमी अब बस भी करो, गिव अप कर दो, क्योंकि वहाँ पर भी तुम्हें कोई भी नहीं जानता होगा। तो वो से कहते हैं नहीं सभी लोग मुझे जानते हैं। तो वो लोग ऑक्शन रूम के बाहर जाते हैं, वहाँ पर एक लंबी कतार लगी होती है, वहाँ पर दो लड़कियां उनको टिकट्स बांट रही होती हैं। तो ये सभी लोग टिकट लेने के लिए खड़े होते हैं। साहब कहते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर लाइन बनाकर क्यों खड़े हैं। तो ग्रैंडपा से कहते हैं हमारे मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एनुअल ऑक्शन है, यहाँ पर बहुत सारी रेयर और वैल्यूएबल आइटम्स को बेचा जाएगा, इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हैं। क्या तुम अंदर जाना चाहते हो? तुम अंदर जाना चाहते हो तो वहाँ पर तुम मेरे साथ जा सकते हो, क्योंकि ये हमारी ऑफिशियल स्टाफ साइट है, यहाँ पर सभी के सभी लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट हूँ तो वो सभी लोग मुझे जानते हैं। तुम जो भी चीज लेना चाहो तुम फ्री में ले सकते हो, तो यहाँ पर लाइन में लगने की जरूरत भी नहीं है, हम लोग वीआईपी पास के जरिए से अंदर जाएंगे। तो लड़कियां अभी भी चिल्लाकर उनसे कह रही थी प्लीज अपने गोल्ड कॉइंस को एडवांस में रेडी रखें और एक लाइन में खड़े रहें, अपनी अपनी बारी के साथ आगे बढ़ते रहें। ग्रैंडपा उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जाकर उनसे खांसते हुए कहते हैं मेरी बात सुनो। तो वो दोनों लड़कियां उसे देखकर काफी हैरान होती हैं। ग्रैंडपा उनसे कहते हैं टिकट्स कैसे बिक रही हैं? तो वो कहते हैं टिकट्स तो काफी अच्छे से बिक रही है, हमारे पास थोड़ी की टिकट बची है। बाकी के सभी लाइन में लगे हुए लोग ग्रैंडपा की तरफ देख रहे होते हैं। ग्रैंडपा उसे कहते हैं लड़कियों क्या तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? लड़कियां हैरान होकर उसे कहती हैं नहीं हमने तो नहीं पहचाना, तुम कौन हो? इसी के साथ ही बेचारे ग्रैंडपा को एक झटका लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं ये क्या, यहाँ पर तो कोई भी मुझे पहचानता भी नहीं है। जो साइड के ऊपर ऑक्शन लाइन में खड़े होते हैं वो सभी लोग उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बुढ़े आदमी तुम यहाँ पर कहना क्या चाहते हो? लड़कियों से आकर ये बात कह रहे हो कि तुमने पहचाना नहीं, इस बात का मतलब क्या है? तुम कहा चाहते क्या हो? तुम लड़कियों से ये बात कह क्यों रहे हो? जबकि इसी के साथ ही मेरा जाबी यहाँ पर बीच में निकलता है। जाबी पीछे से बात करते हुए कहता है नहीं आप सभी लोग यहाँ पर गलत समझ रहे हैं, ये ग्रैंडपा यहाँ पर लड़कियां फंसाने के लिए नहीं है, बल्कि ये ग्रैंडपा तो यहाँ पर लाइन में तुम सभी लोगों से आगे निकलना चाहते हैं अपने तारीफ करवा कर। बात सुनते ही बाकी की सभी जनता बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो सभी जनता गुस्से के हिसाब से कहती है हम सभी लोग यहाँ पर एक से कहते हैं मैं 2 दिन से यहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, कहते हैं मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कहते हैं मैं हफ्ते से इंतजार कर रहा हूँ। क्या लगता है कि तुम यहाँ पर आओगे आकर लड़कियों को अपने बारे में बताओ कि ये लड़कियां तुम्हें अंदर भेज देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। और सभी लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ग्रैंडपा जैसे उन्हें बताने लगते हैं कि मैं मिचेल चैम्बर, उसी के साथ उसके मुंह के ऊपर एक ईंट पड़ती है और ग्रैंडपा को वो पीटना शुरू कर देते हैं। सभी जनता वहाँ पर ग्रैंडपा को बहुत ही बुरी तरह से पीटती है और कहती है सभी लोग यहाँ पर कब से
से इंतजार करें। अगर तुम मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रॉड्रिगोस भी होते तभी हम तुम्हें यहाँ पर पहले अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि हम लोग पहले जाएंगे, हम सभी लोग पहले से लाइन में खड़े हैं। पहुंचना पीटने के बाद वो सभी लोग जब नीचे की तरफ देखते हैं तो ग्रैंडपा वहाँ पर नहीं होते। वो कहते हैं वो बुढ़ा आदमी कहाँ पर चला गया, वो तो यहाँ पर नहीं है। साहब उसे उठाकर वहाँ से बाहर ले आता है, उसे लेकर आता है, उसे कहते हैं क्या तुम ठीक हो? ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन इसी के साथ ग्रैंडपा के मुंह और आंखों से ब्लड निकलता है। ग्रैंडपा वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। साहब कहता है नहीं तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, बल्कि तुम तो काफी बुरी तरह से जख्मी हो, ताकि उन लोगों ने तुम्हें कुछ बहुत ही बुरी तरह से पीट दिया। तो उसी वक्त आर्याना वहाँ पर निकल आती है। आर्याना कहती है साहब भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो उसे देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती तुम फाइनली यहाँ पर आ गए, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो। ग्रैंडपा भी उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आर्याना मेरी बच्ची जरा बताओ इनको मैं कौन हूँ। भागती वहाँ पर आती है और कहती है ग्रैंडपा आपके साथ क्या हुआ? आपकी बॉडी के अंदर से ब्लड निकल रहा है, लगता है कि आपको किसी ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है। तो ग्रैंडपा उसे कहती है बेटा जरा जल्दी से बताओ कि मैं कौन हूँ, यहाँ पर कोई भी मेरी आइडेंटिटी को नहीं जानता। उसे कहते हैं आप मेरे ग्रैंडपा हैं, मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रॉड्रिगोस मिचेल हैं। जैसे वो ये वाली बात बताती है तो ग्रैंडपा वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फाइनली चलो किसी को तो मेरे बारे में पता है कि मैं कौन हूँ, मैं मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रॉड्रिगोस मिचेल हूँ। तो साहब भाई कहता है अच्छा तो ये बात वाकई में सच निकली कि तुम वाकई में प्रेसिडेंट हो। ग्रैंडपा भागते हुए फिर से आर्याना के साथ चिपक जाते हैं और कहते हैं आर्याना बेटा यहाँ पर कोई मुझे पहचानता क्यों नहीं है? पूरे के पूरे सिटी में कोई मुझे पहचानता नहीं और सभी लोगों ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा भी है। साहब भाई उसे कहता है ग्रैंडपा सॉरी जी सब कुछ मेरी वजह से हुआ, अगर मैं वहाँ पर आपके ऊपर शक नहीं करता तो कोई आपसे पीटता भी नहीं। उसके बाद हमारा साहब भाई आर्याना के साथ बाहर गलियों में चलना स्टार्ट करता है। तो चलते चलते आर्याना उसे कहती है ग्रैंडपा ने अब फैसला किया है कि वो अपनी कुछ पिक्चर्स बनवाएंगे। अपनी पिक्चर्स बनवाने के बाद उनको कॉपी करवा के पूरे की पूरी गलियों में लगवाएंगे, पूरे शहर की गलियों में लगाएंगे, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रॉड्रिगोस कौन है। मैं ये काम करने वाली हूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम लोग गलियों घूम सकते हैं और अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मैं तुम्हें खाने के लिए दे सकती हूँ। तुम्हारा लिंजे से कहता है नहीं मैंने खा लिया है। साथ ही वो से कहती है मैं तुमसे पहले पूछना चाहती थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब मैं फिर से पूछ लेती हूँ तुम्हारे सर के ऊपर ये छोटी सी किटी है, क्या ये वही किटी है? ये अंडरवर्ल्ड का व्हाइट टाइगर है। तुम्हारा साहब से कहता है हाँ ये वही है, ये अंडरवर्ल्ड का व्हाइट टाइगर मेरा छोटा किटी है। उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है वाह मियाओ तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। क्योंकि किटी वहाँ पर सोच रहा था कि ये यहाँ पर क्या करने के बारे में सोचिए, जरा देखो तो इसकी आंखें कैसे चमक रही है। तुम्हारा साहब वहाँ पर आसपास के लोगों को देखता है, इसी के साथ ही आर्याना का हाथ पकड़ता है और कहता है मेरे साथ चलो। वो उसको पकड़कर भागना शुरू कर देता है, उसको लेकर काफी दूर भागता हुआ गली में चला जाता है। वहाँ पर एक बंद गली में चला जाता है। आर्याना उसे कहती है तुम्हें हुआ क्या? जरा रुको तो सही, तुम मुझे भागकर कहाँ पर लेकर जा रहे हो? तुम्हारा साहब भाई कहता है वो जितने भी लोग हैं सभी के सभी लोग मुझे घूर कर क्यों देखते हैं? आसपास के जितने भी लोग हैं, सड़कों के ऊपर जितने लोग हैं वो सभी लोग मुझे घूर कर देख रहे होते हैं। क्या वो लोग मुझे पहचानते हैं? क्या उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ? तो किटी उसे कहता है कि अब जबकि सभी फोर्सेस को इस बारे में पता चल चुका है कि एक स्वर्ड गार्ड है, क्योंकि तुमने वहाँ पर एनर्जी को रिलीज किया था। सिटी में बहुत सारी पावरफुल फोर्सेस आई होती हैं, बहुत सारे तलवारबाज यहाँ पर आए हुए हैं। मुझे लगता है किसी न किसी के पास तुम्हारी तस्वीर जरूर होगी। एसोसिएशन की रजिस्ट्रेशन के बाद किसी के पास अब तुम्हारी तस्वीर होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सभी लोग तुम्हें टारगेट कर सकते हैं, इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखना होगा। साहब भाई कहते तो अब मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता जिसकी वजह से आम लोगों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अगर कोई मुझे प्रवोक करेगा तो फिर मुझे उसका जवाब तो देना पड़ेगा। तो आर्याना उसे कहती है मेरे पास एक रास्ता है, मैं यहाँ पर आर्याना उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ एक ऐसा काम करूंगी जिससे तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, एक बहुत ही कमाल का स्पेल है। तो वो हैरान हो जाता है, कहता है क्या करने वाली हो? एक सीन हमें ड्रेसिंग शॉप का दिखाया जाता है, जहाँ पर जाने के बाद आर्याना हमारे साहब भाई को लड़कियों के कपड़े पहना देती है और उसे कहती है ये बिल्कुल नेचुरल, कोई भी तुम्हारे पास शक नहीं करेगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि एक डिग्निफाइड स्वॉर्ड गार्ड, एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड गार्ड एक लड़की की ड्रेसिंग में यहाँ पर घूम रहा है, कोई भी तुम्हारे पर शक नहीं करेगा। साहब भाई लड़की बनने के बाद काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। अब इसे कहता है क्या वाकई में ये कस्ट्यूम काम करेगी? क्या इसके साथ कोई मुश्किल तो नहीं होगी? क्या तुम इस बारे में वाकई में श्योर? आर्याना उसे कहती है मैं इस बारे में पूरी तरह से श्योर हूँ, जाओ जाकर गलियों में अब घूमो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कोई लड़का तुम्हारे प्यार में मत पड़ जाए, क्योंकि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। पर दरवाजे के पास दिखाते हैं जहाँ पर बहुत सारे नाइट्स आकर खड़े होते हैं, वहाँ पर एक लड़के को किया जा रहा था अलियास सिटी में, जो टेंपल नाइट की तरफ से आया होता है। अभी लड़कियों से देखती बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये लड़का तो बहुत ज्यादा हैंडसम है। एक लड़की से कह रही है मेरा दिल अभी बाहर निकल आएगा। तो यंग मास्टर होता है टेंपल ऑफ लाइट का यंग मास्टर, जिसका नाम मास्टर ज़्यूलिन होता है। यंग मास्टर ज़्यूलिन थोड़ा बहुत हैंडसम भी होता है। उसी तरफ साहब भाई और आर्याना वो दोनों भी गली में खड़े होते हैं। तो आर्याना ने किटी को अपने पास रखा होता है, तो किटी उसकी चेस्ट के अंदर घुस जाता है और बड़े मजे ले रहा होता है। आर्याना शर्मिंदा हो रही होती है और साथ उसे कहती है आप मुझे ये बताओ कि तुमने सब कुछ देख लिया? साहब भाई भी उसी की तरफ ही देख रहा होता है, कहता है तुम्हारे इतने ज्यादा बाउंसी क्यों है? ये इतने आराम से हिल रहे हैं बिल्कुल जेली की तरह, जबकि मेरे हिल नहीं रहे। आर्याना से कहती है बेवकूफ कहेंगे, क्योंकि तुमने अंदर सेब डाले हुए हैं, तुम्हारे पास कौन सा असली के हैं? दोनों भी यहीं पर खड़े होते हैं कि उन्हें साइड के ऊपर से आवाजें आना शुरू हो जाती है। कोई जो हाइनस ज़ूलिन कह रहा होता है, कोई कह रहा होता है ये मेल गार्ड है, कोई कह रहा होता है ये बहुत ज्यादा हैंडसम है। सभी लड़कियां भागती उसी तरफ जा रही होती है, उनके पास से कुछ लड़कियां गुजरकर वहां पर जाती हैं। तो घोड़े के ऊपर बैठकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। यंग मास्टर ज़ूलिन आगे की तरफ बढ़ता है तो सभी लड़कियां उसके ऊपर फूल बिछा रही होती हैं। कोई इसे कह रही है मेरे साथ डेट पर चलो, कोई इसे कहते हैं मेरे साथ बच्चा पैदा करो। इसे देखने के साथ पीछे की तरफ मुड़ जाती है। तुम्हारा साहब से कहता है क्या तुम इस लड़के को जानती हो? कहते हैं मैं इस लड़के को जानती हूँ, इस लड़के का नाम ज़्यूलिन है, टेंपल ऑफ लाइट का अगला लॉर्ड होने वाला है और ये बहुत ही यंगेस्ट लड़का है जो कि स्वर्ड एम्परर राम में पहुंच चुका है। हिस्ट्री में जो रिकॉर्डेड है उस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यंगेस्ट लड़का है जो स्वर्ड एम्परर राम में पहुंचा है। साहब से कहता है ये लड़कियों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो वो उसे कहती है हाँ लड़कियों में काफी पॉपुलर, लेकिन इसे देखकर मुझे हमेशा
हमेशा ही उल्टी आती है। चलो यहाँ से चलते हैं, मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इसके साथ एक फूल उड़ता हुआ आरियाना की तरफ आगे बढ़ता है और उसके सामने आकर ग्राउंड के ऊपर गिरता है, जिससे आरियाना वहीं पर रुक जाती है और उसे कहती है जूलियन तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरा रास्ता रोकने की, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। जूलियन उसे कहता है मिस मिचेल, लेडी मिचेल, तुम्हारा टेम्पर तो बहुत ज्यादा हाई है, हमेशा की तरह तुम आज भी यहाँ पर मुझसे इसी तरह बात करने वाली हो। यहाँ पर तुम्हारे सामने फूल नहीं फेंका, बल्कि मेरा हाथ थोड़ा सा मिस हो गया, जिसकी वजह से निशाना मिस हो गया। इसी के साथ वो फिर से एक फूल फेंकता और कहता है प्लीज साइड के ऊपर हो जाओ। वहाँ जो फूल होता है वो सीधा जाकर ज़ाओ बाई के सर के ऊपर लगता है। कहता है कि ये वाली खूबसूरत लड़की कौन है। बाकी की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं ये क्या। जो हाइनेस जूलियन ने जहाँ पर एक लड़की ढूंढ ली और फूल उस लड़की को दे दिया, वो सभी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, कोई रो रही होती है। हमारी आरियाना भी देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाती है और हैरान भी होती है और कहती है ये क्या हुआ, इसने तो यहाँ पर इसको पसंद कर लिया, ज़ाओ बाई को पसंद कर लिया। ज़ाओ बाई उस फूल की तरफ ही देख रहा होता है, वो काफी हैरान हो रहा है क्योंकि उसे लव शव के बारे में कुछ भी नहीं पता और जहाँ पर फूल फेंकने के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाकी लड़कियां सोच रही होती है ये लड़की कौन है, हाँ ये थोड़ी बहुत क्यूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमें हरा दे। प्रिंस जूलियन ने इसको चूज कर लिया है। प्रिंस जूलियन अपने घोड़े के ऊपर से नीचे उतरता है और उसे कहता है यहाँ पर इतनी सारी लड़कियों की भीड़ लगी हुई है, लेकिन इतनी सारी लड़कियों की भीड़ में तुम मुझे दूर से दिखाई दे रही हो, तुम्हारी लाइट जो है सभी से ज्यादा शाइन कर रही है। पर आरियाना एक बैकग्राउंड सीन दिखाती है जहाँ पर वो ज़ाओ बाई से कह रही होती है तुम्हें यहाँ पर मैंने लड़कियों के कपड़े तो पहना दिए, लेकिन तुम्हारी आवाज अभी भी मर्दाना है, इसलिए कभी भी कोई बात मत करना, जब भी कोई पूछे तो उसके आमने सामने सिर्फ सर हिलाना और उसे कोई भी जवाब मत देना, तुम्हारा राज खुल जाएगा। सोच रही थी अब यहाँ पर क्या होगा। इसी वक्त प्रिंस जूलियन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जबकि हमारा ज़ाओ बाई उसकी तरफ देखता है, आरियाना की तरफ देखता है और उसे कहता है प्लीज मुझे बचा लो, मैं क्या करूँ। आरियाना और किटी दोनों वहाँ पर बैठकर अपनी तरबूज काटते और खाना शुरू कर देते और कहते हैं अब जो की करना है तुम्हें करना होगा, सब कुछ संभाल लेना। जूलियन आगे बढ़ता है, ज़ाओ बाई की कमर में हाथ डालते हुए उसे नीचे की तरफ झुकाते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ करना, मैं देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। आरियाना और किटी दोनों बेचारे अपने मुंह में तरबूज लेकर वहीं पर उल्टी कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो सभी लड़कियां सोच रही होती हैं। वो आधी लड़कियां तो वहाँ पर हमारे ज़ाओ बाई को गालियां दे रही होती हैं क्योंकि उसकी जगह के पर वो होना चाहती थी। वो कहती हैं हमारे प्रिंस जूलियन जहाँ पर इस लड़की में इतनी इंटरेस्ट क्यों ले रही है, देखो जरा जाकर। उन्होंने उसको हाथ भी लगा लिया, उसकी कमर में अपना हाथ डाला हुआ है। वो उसे कमर से पकड़ता है और उसकी चेस्ट उसके साथ टकराती है, तो वो कहता है जरा देखो सही, इसकी चेस्ट देखो जरा, बिल्कुल एक सेब की तरह राउंड और बहुत ज्यादा हार्ड है, मुझे इसी की तरह चेस्ट तो बहुत ज्यादा पसंद है। साथ ही वो सोच रहा होता है मैं इसके साथ बहुत ज्यादा मजे करने वाला हूँ, लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है कि ये लड़की मुझे देखकर अपने रिएक्शंस को चेंज क्यों नहीं कर रही, ये लड़की मुझे देखकर पागल क्यों नहीं हो रही, हालांकि मैंने इसे अपनी बाहों में पकड़ रखा है। हमारा ज़ाओ बाई तो एक लड़का होता है, ज़ाओ बाई उसको देखने के बाद इस तरह रिएक्शन क्यों दे जिस तरह बाकी की सभी लड़कियां ब्लश कर रही हैं और बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही है। कहता लगता है कि मुझे यहाँ पर फाइनल स्टेप की तरफ आगे बढ़ना होगा। वो अपने मुंह को आगे की तरफ बढ़ाता है, तुम्हारी आरियाना और किटी दोनों ही वहाँ पर बैठे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि ये इसे किस करने वाला है। तो उसी के साथ ही प्रिंस जूलियन आगे बढ़ता है, अपने मुंह को आगे बढ़ाता है और उसे किस कर देता है। बाकी सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, वो सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, जबकि हमारे ज़ाओ बाई ने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा था और उसे किस करने से रोक लिया होता है। ज़ाओ बाई से कहता है बस करो बहुत हो गया। आरियाना, किटी और बाकी की सभी लड़कियां मुझे देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है। चलो शुक्र है कि उसने किस नहीं की, वरना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि उसने अपनी एक लड़की को चूज कर लिया है। प्रिंस जूलियन हमारे ज़ाओ बाई से कहता है कि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि इस दुनिया में इस तरह की औरतें भी हैं, इतनी खूबसूरत लड़कियां भी हैं जो कि मेरे डबल अटैक के सामने भी टिक पाई हैं। कि मैं यहाँ पर अपने चार्म्स को यूज कर रहा हूँ, साथ में अपने स्पेशल स्किल्स को यूज कर रहा हूँ, रोमांस के स्किल्स को यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बिल्कुल भी टच से मस नहीं हो रही, तुम कोई भी रिएक्शन नहीं दिखा रही, तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल लड़की हो। तुम्हारा ज़ाओ बाई से कहता है, ज़ाओ बाई से कहता है मेरा हाथ छोड़ दो। प्रिंस जूलियन इस बात से काफी हैरान होता है, कहता है तुम्हारी आवाज तो लड़कू जैसी है। ज़ाओ बाई से कहता है क्योंकि मैं एक लड़का हूँ, तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। जैसे वो ये वाली बात कहता है कि मैं एक लड़का हूँ, इसी के साथ ही प्रिंस जूलियन को झटका लगता है, वो बेचारा वहीं पर पत्थर बन जाता है। बाकी की सभी लड़कियां ये बात सुनने के बाद सोच रही होती है क्या वाकई में ये एक लड़का है। ज़ाओ बाई अपनी चेस्ट के अंदर सेब भी निकाल कर फेंक देता है और कहता है मुझे अब यहाँ पर लड़की लड़की और ज्यादा नहीं खेलना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जाकर अपने कपड़े भी चेंज करूंगा। तो वो दोनों सेब निकाल कर फेंक देता है। प्रिंस जूलियन बेचारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेंपल ऑफ लाइट के इसको इस तरह से शर्मिंदा करने की, तुम एक लड़की बनकर टेंपल ऑफ लाइट के प्रिंस को इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। वो अपनी तलवार को बाहर निकालता है, एनर्जी को रिलीज करता है, बहुत ही जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे ज़ाओ बाई के ऊपर अटैक करने लगा है। जबकि आरियाना चिल्लाकर उसे कहती है जूलियन प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा करोगे तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। तो प्रिंस जूलियन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हमारे ज़ाओ बाई के ऊपर अटैक कर देता है। जब वो ज़ाओ बाई के ऊपर अटैक करता है, हमारा ज़ाओ बाई अपनी तलवार को निकालता है, सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वो बड़ी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे कहता है ये तुम्हारी गलती है कि तुम यहाँ पर मुझे प्रोवोक कर रहे हो, दोबारा अगर तुमने मुझे प्रोवोक किया तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि जूलियन वहाँ पर सोच रहा था ये लड़का कौन है, इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही हाथ के साथ मेरे फुल ब्लॉक को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया, इसने मेरे अटैक को अच्छी तरह से ब्लॉक कर लिया। ज़ाओ बाई उसे कहता है चलो ठीक है, अब तुम्हें फाइट करनी है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। और जैसे वो उसकी तलवार को सामने की तरफ से देखता है तो उसकी तलवार को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये तलवार उसने पहले भी देखी हुई है। वो चिल्लाकर उसे कहता है तुम तो वही हो, तुम तो ये ज़ाओ बाई हो। ज़ाओ बाई से कहता है क्या तुम मुझे जानते हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आरियाना वहाँ पर खड़ी सोच रही होती है क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लगता है कि जो दोनों पहले भी एक दूसरे को जानते हैं, इसी वजह से आए प्रिंस जूलियन ने इसको पहचान लिया है। तो मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा अपनी चेयर पर बैठे होते हैं और उसके सामने टेंपल ऑफ लाइट के मास्टर बैठे होते हैं। टेंपल ऑफ लाइट के मास्टर जो कि जूलियन के मास्टर भी हैं। तो मास्टर मिचेल उसे कहते हैं टेंपल ऑफ लाइट के सुप्रीम मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, आप स्पेशली यहाँ पर
हमारी सिटी में आए हैं, मुझे लगता है कि ये कोई बहुत ही स्पेशल बात होगी। मास्टर से कहते हैं हाँ ये बहुत ही स्पेशल बात है। यहाँ पर मेरे सामने कंफ्यूज होने का नाटक करने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को अच्छी तरह से पता है कि इस बार जो सीक्रेट ड्रामा है वो यहाँ पर ओपन होने वाली है कि सिटी ऑफ एलियास में ओपन होगी। इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी सभी की तरह मैं भी यहाँ पर अपने स्टूडेंट को लेकर आया हूँ ताकि मैं उसे सीक्रेट ड्रामा में ले जाकर उसे ट्रेनिंग दे सकूँ, पर उसे काफी सारा फायदा हो सकता है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर आने का और क्या मकसद हो सकता है? तो मिचेल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ग्रैंडपा सोच रहे होते हैं। शुक्र है कि यहाँ पर ज़ाओ बाई के लिए नहीं आया, यानी स्वर्ड गार्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। टेंपल लाइट ऑफ टेंपल के जो मास्टर होते हैं वो उसे बताते हैं। टेंपल ऑफ लाइट के मास्टर से कहते हैं रोड्रिगोस बहुत ही जल्दी यहाँ पर सीक्रेट ड्रामा ओपन होने वाला है और बहुत ही जल्दी बहुत ही पावरफुल फोर्सेस यहाँ पर आ जाएंगी। लगता है कि हमारी काउंसिल के जितने मेंबर्स हैं वो सभी अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ पर आएंगे। पता नहीं वो कमीना बाशंग भी यहाँ पर आएगा या नहीं। ग्रैंडपा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर बाशंग के बारे में बात क्यों कर रहे हो, जबकि वो पिछले कई सौ सालों से नहीं देखा गया। वो तो माउंटेन के ऊपर चला गया था और उसने दोबारा कभी भी काउंसिल को भी ज्वाइन नहीं किया और काउंसिल में किसी से मिलने के लिए भी नहीं आया। अचानक से तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि उसके दरमियान में मेरे दरमियान में क्या है? हम दोनों के दरमियान में एक डेडली फ्यूड है। हम दोनों एक दूसरे से फाइट करना चाहते हैं और इस तरह फाइट करना चाहते हैं एक दूसरे की जान ले ले। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके डिसाइपल ने मेरे डिसाइपल्स के साथ कुछ बहुत ही बुरा किया जिसकी वजह से मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। से कहते हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम दोनों के डिसाइपल्स के दरमियान में क्या हुआ था? क्या तुम ये सारी स्टोरी बताओगे? और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मुझे इसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी होगी। अगर ये ज़ाओ बाई के बारे में है तो मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। टेंपल ऑफ लाइट के मास्टरों से कहते हैं आज से 10 साल पहले मैं उस माउंटेन के ऊपर गया था, मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज के ऊपर गया था कि मैं जाकर बाशंग को दिखा सकूं कि मेरा स्टूडेंट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि उन्हीं दिनों में स्टूडेंट ज़्यूलिन ने अपने आप को ब्रेक थ्रू किया था। वो एम्परर किंगडम में पहुंच चुका था। जब वो एम्परर स्वर्ड राम में पहुंचा था तो मैं इसे वहां पर लेकर गया ताकि उसके स्टूडेंट के साथ स्पार करवा सकूं। मेरा स्टूडेंट ज़्यूलिन हिस्ट्री में सबसे ज्यादा यंगेस्ट स्वर्ड एम्परर बना था। इसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस था कि ये लड़का बहुत ही महान काम करेगा और फ्यूचर में ये स्वर्ड गार्ड में ब्रेक थ्रू कर सके। इसे माउंटेन के ऊपर लेकर गया। जब मैं वहाँ पर माउंटेन के ऊपर गया तो वहाँ पर जाने के बाद जो मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था कि मैं वहाँ पर गया ही क्यों। सीन में माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है। ये 10 साल पहले का सीन है। तो मास्टर बाशंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे तो सब बिल्कुल भी नहीं लगता कि तुम्हारा स्टूडेंट सबसे यंगेस्ट स्वर्ड एम्परर बन चुका है। मुझे ऐसा नहीं लगता। कि टेंपल ऑफ लाइट के मास्टरों से कहते हैं बुड्ढे कमीने कहेंगे, चलो अपनी बकवास बंद करो, जल्दी से अपने स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाओ। अगर तुम्हारे स्टूडेंट के अंदर दम है और तुम्हारे अंदर दम है तो स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाओ और दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट करे दो। उसके बाद देखते हैं कि किसके अंदर इतनी करेज है और कौन यहाँ पर स्वर्ड एम्परर बना है या नहीं। टेंपल ऑफ लाइट के मास्टर कहते हैं मैं उस दिन से 2 चीजों पर पछता रहा हूँ। एक तो यह कि मैं अपने स्टूडेंट को वहाँ पर लेकर क्यों गया माउंटेन के ऊपर बाशंग से मिलने के लिए, और दूसरा मैंने उस स्टूडेंट के साथ फाइट क्यों करने दी। तो मास्टर बाशंग अपने स्टूडेंट को बुलाते हैं, यानी ज़ाओ बाई को बुलाते हैं। ज़ाओ बाई इस वक्त काफी छोटा था। ज़ाओ बाई अपने हाथ में अपनी स्पेशल डिश को लेकर बाहर निकलता और कहता है मास्टर मास्टर क्या हुआ? ज़्यूलिन उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, अपनी तलवार निकालता और कहता है मेरे नाम को याद रखना, क्योंकि आज के बाद तुम्हें यही नाम याद रखेगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर पहली बार मेरे हाथों से हारे हो। तुम्हारे लिए एक बहुत ही आनर की बात होगी। तुम अपनी बाकी की सारी जिंदगी सभी लोगों को बता सकते हो। टेंपल ऑफ लाइट का नया मास्टर ज़्यूलिन उसने तुम्हें हराया था। मैंने ज़ाओ बाई के हाथ में उसका जो फ्राई पैन होता है वो फ्राई पैन को वहीं पर गिरा देता है और चमचे को हाथ में पकड़ता है और उसे कहता है अच्छा ठीक है जो भी करना है चलो जल्दी करो, क्योंकि मुझे अभी खाना खत्म करना है और उसके बाद में खाना खाना भी है। उसे कहता है जल्दी से अपनी तलवार निकालो, क्योंकि बिना तलवार के मैं यहाँ पर तुम्हारे पर अटैक तो नहीं कर सकता। तुम यहाँ पर अपने स्पैचुला को तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, यानी इस चमचे को तो यूज नहीं कर सकते जिसके ऊपर ऑयल लगा है, क्योंकि तुम्हारे स्पैचुला के ऊपर लगे हुए ऑयल के साथ मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। ज़ाओ बाई अपने चमचे को उसके सामने घुमाते हुए कहता है स्पैचुला बिल्कुल भी गंदा नहीं है, जरा देखो सही, इसके ऊपर तो बिल्कुल भी डर्ट नहीं लगी। उसके ऊपर जो तेल लगा होता है वो सीधा जाकर ज़्यूलिन के कपड़ों के ऊपर गिर जाता है। ज़्यूलिन के कपड़ों पर जैसे तेल गिरता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। टेंपल ऑफ लाइट के मास्टर ज़ाओ बाई के हाथ में चमचा देखने के बाद कहते हैं बाशंग मुझे लगता है कि तुम्हारा स्टूडेंट फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा कुक बन सकता है, क्योंकि हाँ इसके हाथ में चमचा बिल्कुल ठीक लग रहा है। मास्टर बाशंग उसे कहते हैं मैं बाकी हर एक चीज की इसकी तारीफ कर सकता हूँ, लेकिन इसकी कुकिंग की तारीफ बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुकिंग में बिल्कुल जीरो है। जबकि दूसरी तरफ हमारा ज़ाओ बाई उसके ऊपर तेल गिराने के बाद अपने हाथ के साथ उसे साफ करना शुरू कर देता है और कहता है कपड़ों के ऊपर तो तेल लग गया, चलो ठीक है मैं तो साफ कर देता हूँ। ऐसे ही उसके कपड़ों के ऊपर हाथ मारता है तो वो तेल और भी ज्यादा फैल जाता है, यानी कि उसके कपड़े और भी ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इस बात से ज़्यूलिन और भी गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर उसे कहता है अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, क्योंकि तुम अपने गंदे हाथों के साथ मेरे कपड़े और भी ज्यादा गंदे कर रहे हो। तो जल्दी से जाओ जाकर अपनी तलवार लेकर आओ। तुम्हारा ज़ाओ बाई अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है तुम्हें नहीं पता कि अगर कपड़ों के ऊपर तेल लग जाए तो उन्हें जल्दी से जल्दी धो देना चाहिए। चलो जल्दी से अपने कपड़े उतार दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे कपड़े धो देता हूँ। जब तुम्हारे कपड़े धो दूंगा उसके बाद हम लोग फाइट करेंगे। इसके साथ ही ज़्यूलिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है अरे हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मेरे सामने इस तरह गेम्स खेलने की। तो जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था हमारा ज़ाओ बाई अपने मास्टर की तरफ देखता है। मास्टर बाशंग भी उसे आंख का इशारा करते हैं कि अटैक करो। तो हमारा ज़ाओ बाई अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे ही वो एनर्जी को रिलीज करता है वो एनर्जी इतनी पावरफुल होती है वो सिर्फ एक ही अटैक के साथ वो जो लड़का होता है ज़्यूलिन वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। जैसे हमारा सीन प्रेजेंट में आ जाता है। ज़्यूलिन को आज भी वो दिन अच्छी तरह से याद होता है, उसने सारे के सारे दिन भी काउंट किए होते हैं। वो कहता है 1532 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस हार को आज तक नहीं भूला और आज फाइनली वक्त आ चुका है तुमसे बदला लेने के लिए। मैंने बहुत ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग की थी और आज मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
गलती बोलती है जग ते जमाना जानदा सोटा रुतबा ही देख वैरी सीना साड़दा बाबा बिना ही तलावा जांदा गुड्डी चाड़दा तू ना जानदी हाँ